Hello, my dear students. Welcome to my channel, Dikshit sir. I am Surya Dikshit, and we are going to read about thermodynamics. My dear students, क्लास 11th के फर्स्ट पेपर को हमने खत्म, यानी कि फर्स्ट बुक को हमने खत्म कर दिया है इन फिजिक्स, माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, तो अब समझिएगा, आज हम सेकंड बुक स्टार्ट कर रहे हैं. उस सेकंड बुक का पहला चैप्टर हम नहीं पढ़ा रहे हैं अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं? थर्मोडायनेमिक्स. क्यों माय डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि ये दो चैप्टर्स एक साथ हैं और ये अपने आप में एक वर्ल्ड है माय डियर स्टूडेंट्स. थर्मोडायनेमिक्स को समझना प्रॉपर तरीके से आपको 15 से 20 मार्क्स देके जाएगा क्लास 11th में. ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी है. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स. और चलिए, आज सेशन शुरू करने के पहले कुछ बच्चे कह रहे थे कि जस्ट कुछ सुना दीजिए सर, तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं. एक सुनाकर, वक्त की नई आगाज लाया हूं, वक्त की नई आगाज लाया हूं, अपने तलवार के दम पर उनके ताज लाया हूं. वक्त की नई आगाज लाया हूं, अपने तलवार के दम पर उनके ताज लाया हूं, और लिपट जाऊंगा तिरंगे में, लिपट जाऊंगा तिरंगे में, फिर मुस्कुरा कर कहूंगा कि वतन के काम आया हूं, फिर मुस्कुरा कर कहूंगा कि वतन के काम आया हूं. तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए अब शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स. समझिएगा, थर्मोडायनेमिक्स दो चीजें हैं, ध्यान देना. पहला है थर्मो, दूसरा है डायनेमिक्स. थर्मो का मतलब समझिएगा, हम थर्मो का मतलब हीट. ठीक है, मोस्टली लोग इसको टेम्परेचर से क्या करते हैं बताते हैं. ठीक है, हीट, हीट ध्यान देना. डायनेमिक्स मतलब इन मोशन, क्या कहते हैं? इन मोशन. इस चीज को समझिए माय डियर स्टूडेंट्स, हीट इन मोशन. ठीक है, टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर क्या हो? टेम्परेचर घड़े बटे इन चीज से मतलब नहीं है, मतलब है हीट इन मोशन माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स. अब समझना, हम हीट को मोशन में ला सकते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी एक बॉडी से, मान लीजिए कोई बॉडी ए है, इससे किसी बॉडी बी में हीट को ट्रांसफर कर दें. हीट को क्या करें माय डियर स्टूडेंट्स? ट्रांसफर कर दें. क्या करें? हीट को ट्रांसफर कर दे. हीट को ट्रांसफर करने का मतलब क्या है? एनर्जी को ट्रांसफर कर दे. किसे? थर्मल एनर्जी को ट्रांसफर करना, या फिर केवल एनर्जी को ट्रांसफर करना. ठीक है, किससे? किसी बॉडी से दूसरे बॉडी में. ठीक है, देखना, इसी चीज को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. ये तो सब कोई जानता है. लास्ट में कहता है इट कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड के बाद कहता है कि इट चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. यानी कि किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये तो अलग चीज हो गई, वो किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी जा सकता है. ठीक है, वन बॉडी टू अनदर बॉडी भी जा सकता है. तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है. तो उसके थ्रू हमें पता चलता है कि एनर्जी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं. अब देखना, हमारे पास दो तरीके हैं एनर्जी ट्रांसफर करने के. पहला तरीका हम हीट के थ्रू करें, जैसे में बताते हैं, हीट के थ्रू करें. हमने क्या किया, एक आयरन रॉड गर्म किया. ठीक है, अगर हमको आपको हीट देना है, जस्ट हम आपको टच कराएं, आपके पास हीट गया. ये पहला तरीका, किसके थ्रू? बाई हीट. बाई हीट, किसके थ्रू? बाई हीट. ठीक है, जिसमें हम थर्मल एनर्जी की ज्यादा यूज करते हैं. अब देखना, दूसरा किसी मैटर के थ्रू, किसी मैटर के थ्रू. मैटर यानी, अरे सर जी, हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गई. चलिए, गैस जलाया, आसपास की चीजें जलकर खाना पक गया, दैट इज बाई हीट. ठीक है, अब देखना, मैटर क्या हुआ, हम उसी गर्म चीज को ही यूज कर रहे हैं. जैसे में समझिएगा, हम क्या करते हैं, ग्लास मेकिंग आपने देखा होगा, तो जब रेत को गर्म किया जाता है तो ग्लास बनता है. तो उसमें क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, उसी सब्सटेंस को क्या किया जाता है? हीट प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि थर्मल एनर्जी दी जाती है. तो कुछ एनर्जी जब दी जाती है तो वो क्या करता है? खुद ही ट्रांसफर करना शुरू करता है. ठीक है, तो ऐसे कई सारे तरीके हैं जिनसे में हीट और मैटर के थ्रू माय डियर स्टूडेंट्स हम थर्मोडायनेमिक को इन मोशन में रख सकते हैं. समझ में आया कि थर्मोडायनेमिक्स यानी कि
हीट या फिर थर्मल एनर्जी जो है वो मोशन में कैसे रहेगी, किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कैसे जाएगी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब समझिएगा हम बात करते हैं देखना थर्मोडायनेमिक्स दो पार्ट्स में बताया गया है। पहले पार्ट को कहा गया है क्लास 11th में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये लिख लेना। ठीक है, अब देखना दूसरा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, केवल थर्मो लिख देते हैं। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखना आपको इन दोनों के बारे में बताया गया है। ठीक है, इनमें जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने के पहले हमें बहुत सारी चीजें थर्मोडायनेमिक्स में जानना जरूरी होता है। आपके क्लास 11th में जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया है उसके पहले बहुत सारी चीजें डिस्कशन की गई है। तो चलिए पहले उन मुद्दों को डिस्कशन करते हैं। पहला मुद्दा है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसे कहते हैं। क्या थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसे कहते हैं। ठीक है, समझिएगा वो सिस्टम जो क्या करता हो, हीट को या मेनली कहें टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, इन तीनों को क्या करता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, किसी सिस्टम को रिलेट करके उसकी बॉडी को थर्मोडायनेमिक में कंट्रोल करता है। थर्मोडायनेमिक मतलब किसी सिस्टम में कंट्रोल करता है और उस वेरिएबल फंक्शन यानी कि हैबिट्स को, उनके फंक्शन को कंट्रोल करता है। दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सिंपली सा डेफिनेशन कह सकते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं दे आर नोन एज द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब पूछेगा कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होता है। फिर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो वो वेरिएबल्स माय डियर स्टूडेंट्स ये तीनों, ठीक है, वो ये तीनों थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं। और इन वेरिएबल्स का काम होता है कि जो उनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, किसकी, थर्मोडायनेमिक्स की जो प्रॉपर्टी है, जिस चीज की वहां पे यूज हो रही है, उनके बारे में डिनोट करना माय डियर स्टूडेंट्स। और वो तीनों, ये तीनों ही पूरा थर्मोडायनेमिक्स पे काम करते हैं। कहीं आप देखेंगे वॉल्यूम कांस्टेंट, कहीं प्रेशर कांस्टेंट, कहीं टेम्परेचर, कहीं दोनों चल रहे हैं, कहीं तीनों चल रहे हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम समझ लिया, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल समझ लिया। अब समझते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट। माय डियर स्टूडेंट क्लास 11th में बताया गया है इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसमें डिनोट किया गया है क्या, पीवी इज इक्वल टू RT, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। ठीक है, इसको मेनली लिख सकते हैं पीवी इज इक्वल टू nRT। nRT, n का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स जो यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ के लिए होता है। इसका यूज अगर हम n इज इक्वल टू 1 रख देते हैं तब पीवी इज इक्वल टू RT वैल्यू आती है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, किसके किसके बीच की रिलेशन, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। मैंने कहा ना इन तीनों का ही खेल है किसमें, इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स में। ठीक है, तो प्रेशर, वॉल्यूम इज इक्वल टू P इंटू V इज इक्वल टू R इंटू T। ठीक है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट। आपसे ये भी पूछता है इक्वेशन ऑफ स्टेट, और 1 मार्क्स क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ स्टेट पे आते हैं कि अगर हमने क्या करें, वॉल्यूम इंक्रीज कर दें तो R क्या होगा, सर जी R भी इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो प्रेशर का क्या होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। अब आप ध्यान देना, ये कुछ चीजें थी। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले इन तीनों के बारे में जानना जरूरी था। अब समझते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। कुछ 5 तरह के प्रोसेस बताते हैं आपको। पहला प्रोसेस क्या हो, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कर दें या फिर आइसोथर्मल लेते हैं, पहले बताओ। सब तो थर्मोडायनेमिक है, पहले आइसोथर्मल लेते हैं।
आइसोथर्मल प्रोसेस। देखना इस प्रोसेस में कुछ नहीं, आइसो मतलब टेम्परेचर, यानी कि इसमें क्या हो, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो। जिस प्रोसेस में क्या करना पड़े, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़े, उस प्रोसेस को कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। उसे क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब बात करते हैं सेकंड की। आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, आइसोबारिक प्रोसेस या फिर आइसोकोरिक की बात करते हैं। किसकी, आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या हो, जिसमें आइसोकोरिक, देखना आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो। क्या हो, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो। क्या हम सही कह रहे हैं, बताना, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, आइसोकोरिक। आइसोबारिक जिसमें क्या हो, प्रेशर कांस्टेंट हो। बिल्कुल सही बात, ठीक है, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो। अब पता चला क्या, पीवीटी, ये तीन चीजें थी हमारे पास, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। एक में क्या किया, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, दूसरे में वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, और तीसरे में हमने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया। लाइन से नाम दे दिया, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, और एक प्रोसेस होता है माय डियर स्टूडेंट, एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या होता है, दो और प्रोसेस बताते हैं आपको, ठीक है, इतना समझ में आ रहा। अब देखना, एक प्रोसेस होता है, फोर्थ नंबर का बताते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। इसको हमने लास्ट में क्यों बताया, इसका मतलब समझिएगा, ये आइडियली बिहेव करता है माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि पीबी इज इक्वल टू आरटी पर बिहेव करता है, ठीक है, ये आइडियल होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बारे में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस की। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। साइक्लिक प्रोसेस जो है आपके कार्नोट इंजन को डिनोट करता है, अभी आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है, इसलिए ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्नोट इंजन के साथ इसे बताया जाएगा, पर फिलहाल इतना बताया जाता है कि ये जो प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस, किसी भी पाथ को, मान लीजिए क्या करते हैं हम किसी पाथ को फिर से जहां से शुरू करें वहीं पे आ जाए। जैसे मान लीजिए ग्राफ बना के डिनोट करते हैं, मान लीजिए जब ए से शुरू होते हैं, ए से शुरू हुआ, बी पे गए, बी से फिर सी पर, सी से फिर डी पर, ठीक है, ये एक प्रोसेस हो गया। लेकिन अगर क्या करें हम, डी से फिर से ए पर चले जाएं, डी से फिर से ए पर चले जाएं, यानी कि ये डायरेक्शन था हमारा, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ए से शुरू हुआ और लास्ट में ए पर खत्म हुआ, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज माय डियर स्टूडेंट्स साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जो किसी पॉइंट से शुरू होकर पूरा राउंड अप मारने के बाद वहीं पे आके खत्म हो, दैट इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। और इसे कार्नोट इंजन में अच्छे से समझाया जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स एट लास्ट ऑफ द फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स के बाद, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद। तो इतना प्रोसेस समझ में आया, इतना प्रोसेस समझ में आया माय डियर स्टूडेंट्स, क्या सिंपल सा देखना, एक रूटीन के साथ बताते हैं। हमने क्या बताया, सबसे पहले आइसोथर्मल, क्या बनाया, आइसोथर्मल, ठीक है, उसके बाद आइसोकोरिक, उसके बाद आइसोबारिक, उसके बाद ध्यान देना सब, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, ठीक है, एंड फिफ्थ नंबर हमने बताया साइक्लिक प्रोसेस। इतने प्रोसेसेस थे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, 5 तरह के प्रोसेसेस हमने समझा, ठीक है, 5 तरह के प्रोसेसेस को हमने समझा। अब देखना,
अब हम बताते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आइंस्टीन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर बता कर गए, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, और उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वेरीफाई किया इस फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है, या फिर उसके थ्रू ये फॉर्मूला वेरीफाई हुआ, दोनों कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखना कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, चल भैया बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, तो कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना हम उसे बना सकते हैं ना हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर बात हुई हो क्या रहा है, फिर जो भी एनर्जी चल रही है वो हो क्या रहा है, तो वो हो रहा है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज हो रहा है, वन बॉडी टू अनदर बॉडी जा रहा है, ठीक है। जैसा कि अभी हमने आपको स्टार्टिंग में ए से बी जाने का एग्जांपल बताया था। तो इसके थ्रू माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें बताया गया एक फॉर्मूला जो था डी क्यू। क्यू का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स हीट, डी क्यू, ठीक है। फिर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। अब देखना, ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन, इसे लिख लेना इक्वेशन 1 करके। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन से कहा जाता है, यानी कि जो हीट क्या हो रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू प्रोड्यूस या फिर लिया जा रहा है, वो उस वर्क डन प्लस उस इंटरनल एनर्जी के सम के इक्वल होता है, ठीक है। ये कहा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, और इसको प्रूव करने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसी को प्रूव करने के लिए एक लॉ आया जो आज का मेन मुद्दा है, समझिएगा क्या। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नेक्स्ट चैप्टर है, इसलिए नेक्स्ट में बताएंगे। अब चलिए मेन मुद्दे पे चलते हैं। एक लॉ आया माय डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकलकर, जिस लॉ का नाम था जीरोथ्स लॉ। इतनी भूमिका इसी के लिए बांधी गई, ठीक है। जीरोथ्स लॉ माय डियर स्टूडेंट्स समझिएगा, मान लीजिए ये कोई एक बॉडी है, जैसे मान लो तुम में से कोई एक सोनू है, सोनू मोनू लिखे, रहने दो, फिर कहोगे कि सर मेरा नाम नहीं लिखा। ये कोई ए है, ठीक है, ये कोई बॉडी बी है, इनके साथ एक बॉडी सी है। अब देखना, अगर मैं कहूं कि ये बॉडी ए जो है इसके साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। अब इसका मतलब समझते हो क्या होता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, मतलब यानी कि जो इसका टेम्परेचर होगा वही सी का टेम्परेचर होगा। क्या होगा, जो ए का टेम्परेचर होगा वही सी का टेम्परेचर होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी कि ये दोनों क्या है, ए और सी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, लिख लेते हैं ए और सी क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। चलिए फिर हमने कहा कि जो बी और सी है वो भी आपस में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, क्या है, बी और सी जो है वो भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब जरा बताना, जीरोथ्स लॉ कहता है कि अगर ए सी के साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, तो ये जरूरी है कि ये दोनों भी आपस में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे। क्या, ए एंड बी आर आल्सो इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। एक बात बताना, एक सिंपल से फिजिकली बात करते हैं। मान लो इसके पास 2 रुपए है, इसके पास भी 2 रुपए है। अब बाद में कहता है कि जो बी है इसके पास भी 2 रुपए है, इसके पास भी 2 रुपए है, ठीक है। यानी कि सर जी अगर ए और बी के पास इक्वल पैसे हैं और सी की कंपैरिजन में बी के पास भी उतने ही पैसे हैं, तो ए और बी के पास भी सेम पैसे होंगे। सर जी दोनों के पास 2-2 रुपए होंगे। सिंपल वैसी बात करते हैं। जीरोथ्स लॉ कहता है कि ये क्या है, ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ये जरूरी है कि ए और बी क्या हो, थर्मल इक्विलिब्रियम में। नोट इट डाउन, ये जरूरी है कि ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। इतना क्लियर।
अब जानना, देखते हैं, ये दोनों बातें समझ में आने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ए, बी और सी, ये पूरा सिस्टम जो है एक थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो दैट इज द जीरोथ लॉ, जो डिनोट करता है ए बी सी तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। कब? जब ए सी के कंपैरिजन में है और बी सी के कंपैरिजन में, तो ए बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ये जीरोथ लॉ बताता है। और यही था आज हमारा फर्स्ट लेक्चर। देखना सेकेंड लेक्चर में हम और सारे टॉपिक के साथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर सेकेंड करके पूरा थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताएंगे माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टेक द स्क्रीनशॉट।